ओके, लेट्स गो एड। लास्ट लेक्चर में भी हमने क्या पढ़ा? रूल 36 sub rule 4 which talks about restrictions of unmatched ITC as per GSTR 1 of the supplier which is not been uploaded. Am I clear? Am I clear? अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पे, सेक्शन 16 टू बी। हम क्या पढ़ रहे हैं? सेक्शन 16 पढ़ रहे हैं। 16 में क्या है? कंडीशंस है कि क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तब जाके आईटीसी अवेल कर पाओगे। पहला कंडीशन 16(2)A में पढ़ के आए हैं कि बॉस जो रिसिपेंट है उसके पास टैक्स इनवॉइस की कॉपी होनी चाहिए, डेबिट नोट की कॉपी होनी चाहिए, बिल ऑफ एंट्री की कॉपी होनी चाहिए, अगर आरसीएम है तो उसके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, अगर आईएसडी है तो उसकी कॉपी होनी चाहिए। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट कंडीशन 16(2)B, registered person has received the goods or services or both। समझना, ए ने माल बी को दिया, बी के पास इनवॉइस की कॉपी है टू ए के लिए, 16(2)A के हिसाब से बस इनवॉइस कॉपी होनी चाहिए, ठीक है, ए की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। अब बी 16(2)B क्या बोलता है? भैया बी के पास गुड्स भी पहुंचना चाहिए, you should receive the goods, you should receive the services। बहुत सिंपल लॉजिक समझो। आज मैं बी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करती हूँ। बी, अगर मैं गुड्स की बात करूं तो या तो वो रॉ मटेरियल होगा या तो वो मशीन्स होगी, या तो वो रॉ मटेरियल होगा या तो वो कैपिटल गुड्स मतलब मशीनरी होगी। एम आई क्लियर? और अगर रॉ मटेरियल है तो आपकी फैक्ट्री में आना चाहिए, अगर कैपिटल गुड्स है तो भी आपकी फैक्ट्री में आना चाहिए, और अगर आप डीलर हो, खरीद के बेचते हो, तो भी आपके ऑफिस से आपका जो भी गोडाउन वहां आना चाहिए। एम आई क्लियर? तो ऐसा नहीं चलेगा कि लोग क्या करेंगे, स्मार्ट एक्ट कर लेंगे कि भैया बी ने ए से माल तो ले लिया। एम आई क्लियर? गेटिंग माई पॉइंट? और उनके पास आया ही नहीं और उन्हें बाहर की बाहर रफा दफा कर दिया। क्योंकि मैं आपको क्रेडिट क्यों दे रही हूँ? क्योंकि मैं आपको इसमें क्रेडिट क्यों दे रही हूँ? क्योंकि नेक्स्ट स्टेज पे जब आप माल बेचोगे, उस पर टैक्स कलेक्ट करोगे, तो पिछले स्टेज का क्रेडिट देती हूँ। मेक सेंस? डिपार्टमेंट क्या बोलता है? हम गलत काम नहीं करेंगे। आपने यहाँ 100 रुपए का टैक्स भर दिया है, आगे वाले स्टेज पे 120 का टैक्स लग रहा है, तो 100 का क्रेडिट ले लो, बी पे कर दो। एम आई क्लियर? पर ये करने के लिए यहाँ आपके पास माल तो होना चाहिए। एम आई क्लियर? तो सिर्फ इनवॉइस की कॉपी से काम नहीं चलेगा। द गुड्स एंड द सर्विसेज शुड बी रिसीव्ड बाय यू। एम आई क्लियर? सी क्या लिखा है? Registered person has received the goods or services or both। 16(2)B, the language of this clause clearly indicates that merely having tax invoice, debit note, or other documents alone is not sufficient for claiming tax credit। Every registered person or tax payable person has to further prove that he has received such goods or services for which he is claiming the credit। आपके पास गुड्स आना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आप उसको कन्वर्ट करके फिर बेचोगे, अगर आप डीलर हो तो आप अपनी जगह पे लेके आओ ना, एंड देन यू सेल इट, तभी तब आगे वाले स्टेज पे क्या करोगे? जीएसटी चार्ज करोगे। नहीं तो आपके पास माल आया ही नहीं, आपने बाहर की बार रफा दफा कर दिया, उस पर जीएसटी लगाया ही नहीं और पिछले स्टेज के क्रेडिट ले लिया, मतलब डिपार्टमेंट का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? Am I clear? In the case of goods registered person, in case of goods कॉमा लगाना यहाँ पे, registered person may keep records showing receipt of goods, proof of movement of goods, stock records, etc., but not such records can be maintained for input services। See, गुड्स के लिए तो आप सब कुछ मेंटेन कर सकते हो, ये इनवॉइस था, ये ट्रक नंबर था, इस दिन को आया, ये वेट है, गुड्स के लिए तो सब मेंटेन हो सकता है। सर्विसेज के लिए आप क्या लिखोगे? तो मैक्स टू मैक्स, जैसे आज सपोज मैं जहाँ पे पढ़ाती हूँ वहां मेरा रजिस्टर रहता है, मीता मैम इस डेट पे आई, मीता मैम ने इस डेट पे इस टाइम पे अंदर गई, इस टाइम पे बाहर आई, ये टॉपिक पढ़ाया। आप अगर चोरी करने जाओगे तो इतनी डिटेल्स नहीं दे सकते। एम आई क्लियर? मतलब जो फेयर पर्सन है ना, उसके पास सब डिटेल्स मिलेगी। एम आई क्लियर? तो क्या लिखा है? इन केस ऑफ गुड्स इज सजेस्टेड टू मेंटेन डिटेल रिकॉर्ड्स इंडिकेटिंग name of supplier, nature of goods received, proof of physical delivery, that is lorry receipt, am I clear? LR number, name of transporter, goods inward note, entry in stock register, issuance of stock for use, requisition slip, closing stock, details of bin, etc., where such goods are stored,
गुड्स के लिए आप सब कुछ कर सकते हो, सर्विसेज के लिए क्या बोला है? Further, in case of services, it is suggested that a detailed ledger is maintained supplying the nature of service provider, his GST registration number, nature of service received, how and for what purpose same has been used, of payment made to provider or service and so on. मैं कहता हमारा प्रॉपर रजिस्टर होता है, उसमें सिर्फ एक मेरा ही रजिस्टर होता है, उसमें मेरा जीएसटी नंबर लिखा रहता है, उसमें किस डेट को किस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया, कब मैंने ब्रेक दिया, कब मैंने फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ाया, ब्रेक के बाद मैंने कब स्टार्ट किया, फिर मैंने सेकंड पार्ट में क्या पढ़ाया, एक एक डिटेल दी जाती है। मतलब जो बी है उसके पास गुड्स आना चाहिए, या जो बी है उसके पास सर्विसेज आनी चाहिए, तभी बी को उसका क्रेडिट मिलेगा। मतलब पर उसका एक एक्सेप्शन पढ़ने जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ डीम डिलीवरी। समझना, इसको एक और मॉडल कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज बिल टू शिप मॉडल। इसको क्या कहा जाता है? बिल टू शिप मॉडल। समझना क्या होता है, प्रैक्टिकली बताती हूं क्या होता है, फिर अपन पढ़ते हैं। सपोज ए बी एंड सी, A, B and C. Suppose B is a supplier और C is customer, right? और B MP में रहता है और C गुजरात में रहता है। मतलब AC, C ने B से क्या करा? AC खरीदा। C ने B से क्या करा? AC खरीदा। मतलब अब B के पास ये एक सीन है, दिस इज वन सीन, दिस इज वन सीन, ये एक ट्रांजैक्शन है। अब बी के पास एसी है नहीं, बी ए से ले रहा है। मतलब बी ने सपोज इसको कितने में एसी दिया? 12,000 में एसी दिया। अब बी के पास स्टॉक है नहीं, ए स्टॉकिस्ट है, ए के पास एसी रखा है, और सपोज ए बी कहाँ है? गुजरात में। ए बी कहाँ है? गुजरात में। अब बी ने ए से एसी लिया 10,000 रुपए में, तो ये सेकेंड सीन हो गया। बी ने सी को माल दिया, ए ने बी को माल दिया। एम आई क्लियर? मतलब सपोज 10,000 रुपए के ऊपर 1,000 रुपए का टैक्स था, मतलब ये 11,000 हो गए, और इस पे 1,000 रुपए का टैक्स था, मतलब ये 13,000 हो गए। एम आई क्लियर? तो अगर मैं बी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो बी ने 10,000 का परचेस किया है और बी ने 12,000 का सप्लाई किया है। आई होप विथ मी। तो बी को 1,000 रुपए का क्या मिलना चाहिए? क्रेडिट मिलना चाहिए। सॉरी, नॉट 2,000, 10% is 2,000 comes to 14,000. Am I clear? 10%, 10,000 का 10%, 1,000, 12,000 का 10%, 2,000। Am I clear? अब समझना, यहाँ पे समझना, ये दिख रहा है, ये सब सिनेरियो है। अब समझना, बी ने हमारा अभी जो हम सेक्शन पढ़ के आए, सेक्शन क्या बोलता है? ये एसी ए ने बी को दिया, ये एसी ए ने बी को दिया, तो ये एसी बी के पास आना चाहिए, तभी बी को ये 1,000 रुपए का क्रेडिट मिलेगा। ये पॉइंट समझा? अभी जो अपन ने पढ़ाया है कि बस अगर बी को क्रेडिट लेना है, तो बी के पास ये 11,000 का इनवॉइस की कॉपी होनी चाहिए एज पर 16(2)A। 11,000 की इनवॉइस की कॉपी होना चाहिए एज पर 16(2)A 1 पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट, ये एसी बी के पास आना चाहिए, तभी बी इसका क्रेडिट ले सकता है एज पर 16(2)B। बट प्रैक्टिकली सोचो, एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, ए ने बी को दिया, बी सी को देगा। ए कहां बैठा है? गुजरात में बैठा है। बी कहां बैठा है? मध्य प्रदेश में बैठा है। सी कहां बैठा है? गुजरात में बैठा है। तो क्रेडिट लेने के लिए ए ने माल गुजरात से मध्य प्रदेश भेजा और बी ने वापस माल मध्य प्रदेश से गुजरात भेजा। मेक सेंस? इट डज नॉट मेक सेंस। तो बी ने क्या बोला ए को? आप एक काम करो, आप डायरेक्टली ये माल किसको पहुंचा दो? सी को पहुंचा दो। बी ने ए को बोला, आप डायरेक्टली माल किसको पहुंचा दो? सी को पहुंचा दो। क्या बी के पास माल आया? क्या बी के पास एसी आया? नहीं आया। अगर मैं 16(2)B के हिसाब से जाऊं तो बी के पास जब तक एसी नहीं आएगा, बी को 1,000 रुपए का क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो ये इसे कहा जाता है बिल्ड टू शिप मॉडल। इस केस में डीमिंग की क्या? डीम का मतलब क्या है?
डीम डिलीवरी, डीम मतलब मान लेंगे, इस केस में मान लेंगे कि बी के पास माल आ गया है और बी 1000 रुपए का क्रेडिट ले सकता है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ कि वापस समझाओ? शुड आई एक्सप्लेन इट अगेन? ये होता है बिजनेस में, बहुत कॉमन चीज है। ए ने आज बी, लोग जो बी होता है ना, जरूरी नहीं है वो स्टॉक रखे, स्टॉक रखने के लिए पैसा ब्लॉक करना पड़ता है, जगह चाहिए, सब चाहिए। तो लोग क्या करते हैं, ऑर्डर ले लेते हैं, फिर ए से माल परचेस करते हैं। एम आई क्लियर? तो प्रैक्टिकली ये बहुत कॉमन सिनेरियो है, इट्स वेरी कॉमन इन रियल वर्ल्ड, कि बी के पास माल है नहीं, फिर बी ने ऑर्डर ले लिया और ए को बोला डायरेक्टली माल सी के पास पहुंचा दो। वाई अननेसेसरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, गुजरात से मध्य प्रदेश लाओ, फिर मध्य प्रदेश से गुजरात ले जाओ, जस्ट टू अवेल अ क्रेडिट ऑफ 1000 रुपीज। एम आई क्लियर? आर ऑल क्लियर? सबका रिप्लाई नहीं आ रहा है। एम आई क्लियर? अनटिल एंड अनलेस, जब मैं कोई कॉन्सेप्ट समझाती हूँ और सबका रिप्लाई नहीं आता, आई विल नॉट गो अहेड। Please don't think that others have said understood and I have not understood why I actually ask or not. You can ask and you should ask. Am I clear? Am I clear? इसे क्या कहा जाता है? इसे build to ship मॉडल कहा जाता है। build Am I clear? Let's read this. इसे क्या कहा जाता है? build to ship model. Let's read this. Concept of deeming provision. As per explanation section 16 subsection 2, it shall be deemed that, deem मतलब मान लिया, deem that the taxable person has received the goods when the goods are delivered by the supplier to the recipient or any other person on direction of the taxable person. समझना, यहाँ पे मेरा बी कौन है? टैक्सेबल पर्सन है। ए कौन है? सप्लायर है। और सी कौन है? रेसिपेंट है। यहां पे इन्होंने बोला है ऐसा मान लिया जाएगा कि इसके पास माल आ गया है। अगर माल कहां से कहां गया? सप्लायर से रेसिपेंट के पास गया या किसी और के पास गया, ऑन हिज इंस्ट्रक्शन, इसके इंस्ट्रक्शन पे अगर सप्लायर ने रेसिपेंट को माल दे दिया या किसी थर्ड पर्सन को माल दे दिया, तो विल अज्यूम दैट ही हैज रिसीव्ड द गुड्स। एम आई क्लियर? आप समझो, वापस प्रोविजन पढ़ रही हूं। इट शैल बी डीम्ड दैट द टैक्सेबल पर्सन, टैक्सेबल पर्सन मतलब बी, टैक्सेबल पर्सन मतलब बी, हैज रिसीव्ड द गुड्स when the goods are delivered by the supplier मतलब A, to recipient मतलब C, or any other person on direction of the taxable person मतलब B, whether acting as an agent or otherwise, before or during the movement. Forget that. This is called as build to ship model. Am I very clear? Am I very clear? Am I clear? आगे बढ़ता है। 16 to B खत्म करते बॉस। ये चैप्टर में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये चैप्टर कैसा है? कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। अगर इस चैप्टर में थोड़ा मैं रश कर गई ना तो ये चैप्टर हाथ से निकल जाएगा, और अगर ये चैप्टर हाथ से निकल गया तो जीएसटी हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि दिस चैप्टर कैन बी आस्क्ड इन एवरी डैम क्वेश्चन। हर क्वेश्चन में लिख देंगे ना कि नेट लायबिलिटी निकालो, तो नेट लायबिलिटी के लिए आपको क्रेडिट का तो पता होना चाहिए ना कि मुझे एक्चुअली पे कितना करना है, उसमें से जो क्रेडिट है वो कम करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, टैक्स क्रेडिट in respect of goods received in lot or in installment. Suppose आज मैं सप्लायर हूं और आप रेसिपेंट हो, आपने मुझे 1 लाख रुपए का ऑर्डर दिया है, आपने मुझे 1 लाख रुपए का ऑर्डर दिया, मैंने आपको 1 लाख रुपए का इनवॉइस रेज कर दिया, उस पे 1 लाख पे 10% का मतलब 10,000 जीएसटी लगा दिया। अब इनवॉइस एक ही था, पर मैंने आपको 1 लाख रुपए का माल इंस्टॉलमेंट में भेजा। पहले मैंने आपको 20,000 का माल भेजा, फिर मैंने आपको 30,000 का माल बेचा, फिर मैंने आपको 50,000, यहां जाके 1 लाख पूरा हो जाता है। पहला 20,000 मैंने आपको कब भेजा? जुलाई में भेजा, दूसरा मैंने अगस्त में भेजा, तीसरा मैंने सितंबर में भेजा। अब आप क्या बोलोगे? जब 20,000 आ गया है तो इसका 10% मतलब 2,000, 30,000 का माल आ गया मतलब इसका 10% मतलब 3,000, और 50,000 का माल आया मतलब इसका 5% मतलब 10% मतलब 5,000। ऐसे आप मुझे क्रेडिट देते जाओ।
जुलाई में 2 का क्रेडिट दे दो, अगस्त में 3 का दे दो, सितंबर में 5 का दे दो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब तक पूरा सारा लास्ट लॉट जब तक नहीं आ जाएगा, आपको इस 1 लाख पे आईटीसी मिलने वाला नहीं है। आपको 16 सितंबर को पूरा 10,000 का क्रेडिट मिलेगा, उसके पहले नहीं मिलेगा। Am I clear? तो क्या लिखा है? Tax credit in respect of goods received in lot or installment. Further, in terms of first proviso to section 16 subsection 2, if the goods against an invoicee, या तो आप एक काम करो, आपको ऐसा लग रहा है कि नुकसान हो रहा है ना, तो आपने एक इनवॉइस क्यों रेस करवाया? 20,000 का माल आया था तो 20,000 का इनवॉइस रेस करवा देते, 30,000 का माल आया था तो 30,000 का इनवॉइस रेस करवा देते, तो फिर वो इंस्टॉलमेंट में होता ही नहीं। इंस्टॉलमेंट में कब हुआ? एक इनवॉइस के अगेंस्ट 3 बार माल आ रहा है, तो उसको मैं इंस्टॉलमेंट बोलूंगी। Am I clear? If the goods is received against an invoice in lot or installment, then ITC can be available only after receipt of the last lot or last installment. Am I clear? इस केस में पूरा 10,000 the above goods assumed to be subject to GST होगा। सपोज यहाँ पे 12% एग्जाम्पल देकर रखा है। Consequently, ITC of rupees 12,000 shall be available only after receipt of third installment, that is after 16 September 2020. Am I very clear? Is 16(2)(c very clear? Is 16(2)(c very clear? कोई प्रॉब्लम है तो आगे बढ़ रही हूँ, 16(2)(c भी ले रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ। 16(2)(b very clear? 2b क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Okay. Now come to third condition. Tax charge in respect of such supply have been actually paid to the government by the supplier. बस FCM के केस में, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के केस में, सप्लायर कलेक्ट्स टैक्स फ्रॉम द रेसिपिएंट एंड पेज इट टू द गवर्नमेंट। तो जब तक सप्लायर टैक्स पे नहीं करेगा, जब तक रेसिपिएंट को आईटीसी अवेल नहीं हो सकता है। क्या लिखा है? क्या लिखा है? The tax charge in respect of such supply has been actually paid by to the government by supply of goods or service or both. Payment आपको पता है, we pay tax in 2 ways. अगर मेरे पास क्रेडिट लेजर में बैलेंस रखा है तो उससे ऑफसेट करना, अगर नहीं है तो कैश के थ्रू पेमेंट करना। तो aforesaid payment can be made either by cash or through utilization of ITC. This condition is quite peculiar because availing of ITC has been linked to payment of tax by the supplier of goods or service or both. Consequently, any delay or failure in payment of tax by the supplier will adversely affect the availing of tax credit by the recipient. अगर supplier tax नहीं भरता है तो recipient को credit नहीं मिलेगा, which can be a loss to recipient. Am I clear? तो क्या लिखा है? Implication of this provision can be understood as example. Mr. Ram provided business consultancy services to Mr. Rohan. तो राम कौन है? सप्लायर, रोहन कौन है? रिसिपिएंट। फॉर 1 लाख, और 1 लाख के अगेंस्ट उसे जीएसटी चार्ज किया कितना? 18,000 का, 9C and 9S। मतलब on 9th of July 2020 in Delhi, Mr. Rohan shall not be availed to take credit aforesaid 18,000 until Mr. Ram has paid 9,000 each to central government and Delhi state government. Am I clear? जब तक राम 9,000 का पेमेंट नहीं करेगा, जब तक रोहन उसका क्रेडिट नहीं ले सकता। Am I clear? Am I clear? And last section for today, furnishing a return by a trader, section 16(2)(d). The registered person taking ITC, will have to file a return under section 39. Return is GSTR 3B. तो क्या लिखा है? The details of inward, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। 1 is details of outward supply, 2 is detail of inward supply, and 3B is return. Am I clear? तो क्या लिखा है? The details of inward supplies are to be filed in GSTR 2 by 15th of the month succeeding the month in which supplies was received. मैंने आपको अभी पूरा बताया था, जून मंथ का, जुलाई का, 10 July is GSTR 1
and 15th July is GSTR 2 and 20th July is GSTR 3B, पर अभी तक 2 एप्लीकेबल नहीं हुआ है। तो क्या लिखा है? The details of inward supplies are to be filed in GSTR 2 by 15th of the month succeeding the month in which supplies were received. सप्लाई आपको जून मंथ में मिला है, सक्सीडिंग मंथ मतलब जुलाई, बाय 15 जुलाई आपको 2 फाइल करना चाहिए था। with the furnishing of such details electronic cash ledger gets credited. आप जस्ट 2 के कारण आपको कैश लेजर, आपका क्रेडिट लेजर क्रेडिट हो जाता। Since GSTR 2 is not operational, reporting is done in GSTR 3B. क्योंकि अभी तक GSTR 2 ऑपरेशनल नहीं हुआ है, इसीलिए 3B की बात चल रही है। Am I clear? Am I clear? Is this clear? तो इन शॉर्ट 4 पॉइंट क्या है? पहला, जो बिजनेस को क्रेडिट लेना, उसके पास इनवॉइस की कॉपी होनी चाहिए, ए। बी, उसके पास गुड्स आ जाना चाहिए। सी, सप्लायर ने पेमेंट कर देना चाहिए। एंड डी, जिसको क्रेडिट चाहिए उसको रिटर्न फाइल कर देना चाहिए। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई है देन यू कैन अवेल ITC। एम आई क्लियर? क्लियर? टुमारो विल स्टार्ट विद 16 सबसेक्शन 3 स्टार्ट करेंगे। इनफैक्ट 3 भी खत्म हो जाएगा, 4 खत्म हो जाएगा। देन we'll start with, okay, there's one more rule over here, and after that we'll start with section 17 subsection 5. Okay, we'll meet tomorrow. Take care. Please आज rule 36 sub rule 4 वापस से पढ़ना। Okay, all the best. Take care. We'll meet tomorrow. Bye bye.